नमस्कार, मैं ललित कुमार, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालाबकरा जलंधर से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपने साथ व्याकरण की पुस्तक ले लीजिए, उसका पाठ 2 समास और पृष्ठ नंबर 14 निकाल लीजिए। साथ में अपने कॉपी और पेन लिख लीजिए। जो जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे वो आप साथ साथ नोट करते जाइए। तो आइए बढ़ते हैं आज के उप विषय समास की ओर। समास शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। समास शब्द जो है वो संस्कृत की अस धातु में सम उपसर्ग के मेल से बना है। इसका अर्थ है समाहार या मिलाप। यदि हम इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें तो समास का अर्थ है 2 से ज्यादा शब्दों को आपस में मिलाकर उसको संक्षिप्त कर देना, उसको छोटा कर देना। तो आइए कुछ आसान से उदाहरणों से समास को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है राजा का कुमार। राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। राजकुमार। गौ के लिए शाला। गौ के लिए शाला। तो इसका समास क्या बनेगा? गौशाला। गौशाला। अगला है भला है जो मानस। भला है जो मानस। भला है जो मानस। तो इसका समास क्या होगा? भला मानस। भला मानस। इन सभी पदों में राजा का कुमार को राजकुमार, गौ के लिए शाला को गौशाला, भला है जो मानस को भला मानस रूप में लिख दिया गया है। इसी संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। अर्थात जो शब्दों को छोटा करके लिखा गया है, इसी प्रकरण को ही हम समास कहते हैं। समास शब्द की उत्पत्ति समझने के बाद आइए समझते हैं समास की परिभाषा। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है तो उस मेल को समास कहते हैं। अर्थात जब कोई 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द जो आपस में संबंध रखते हों, आपस में उनका जब मिलाप होता है तो उनके मिलाप से जो एक नया शब्द बनता है जो सार्थक हो, तो उस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समास को हम 2 चरणों में समझ सकते हैं, समस्त पद और समास विग्रह। बच्चों, जैसे हमने समास की परिभाषा में पहले पढ़ा है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और किसी नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब जब हमने सेना और पति 2 शब्दों को आपस में जोड़ा और नया शब्द बन गया सेनापति,
तो जब ये नया शब्द सेनापति बना तो इस पूरे शब्द को हम समास कहते हैं, जो समस्त पद कहलाता है। समास का दूसरा चरण है समास विग्रह। इसमें हम समस्त पद को तोड़कर उसका विग्रह कर देते हैं। जैसे सेनापति, इसका जब हमने विग्रह किया तो बन गया सेना का पति। समस्त पद में दो पद होते हैं। जैसे सेनापति समस्त पद है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दो पद हैं। जैसे सेना जो है ये पूर्व पद है जो पहले आता है, और पति जो है ये उत्तर पद है अर्थात जो बाद में आएगा। सेना पूर्व पद और पति उत्तर पद। और ये जो का शब्द है ये कारक का विभक्ति चिन्ह है। कारक का विभक्ति चिन्ह। तो आइए अब हम समास के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी समस्त पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसके पद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा करने के लिए परस्पर पदों में कभी पूर्व पद तो कभी उत्तर पद प्रधान होते हैं। कभी कभी पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, तो कभी दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। पदों की प्रधानता के आधार पर ही समास के भेद किए जा सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैंने यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो 5 भेद दिए गए हैं उनको यहाँ पर लिखा है और साथ में उनका एक एक उदाहरण दिया है। जैसे पहला भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है देशभक्ति। कर्मधारय समास चरण कमल। अव्ययीभाव समास यथा शक्ति। द्वंद्व समास दिन रात। बहुव्रीहि समास नीलकंठ। इन 5 भेदों के अतिरिक्त एक और छठा भेद होता है जिसको हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। जैसे सप्तऋषि, त्रिकोण, चौराहा। तो इन उदाहरणों में सप्त का अर्थ होता है 7, त्रिकोण में त्रि का अर्थ है 3 और चौराहा में चौ का अर्थ है 4। तो इस प्रकार जब हम संख्यावाची शब्दों को पूर्व पद के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो समास के भेदों में जो प्रथम भेद है वह है तत्पुरुष समास। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा तथा गौण होता है और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु समस्त पद में उनका लोप हो जाता है। अर्थात तत्पुरुष समास में हमारे पास जो 2 पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे हम उदाहरण में देखते हैं देशभक्ति शब्द में देश पूर्व पद है और भक्ति उत्तर पद है। तो इस समास में भक्ति उत्तर पद जो है वह प्रधान है और देश गौण है, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास होगा। जब हम देशभक्ति समास का विग्रह करेंगे तो यह बनेगा देश के लिए भक्ति। दूसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे यहां पर चरण कमल। विशेषण विशेष्य में विशेषण अर्थात किसी की विशेषता और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई हो।
तो जब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे, चरण कमल का बन जाएगा कमल के समान चरण। तो अगला भेद है अव्ययी भाव समास। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो तथा उसके योग से संपूर्ण समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद अव्यय होने के कारण उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। अब अव्ययी भाव समास का क्या अर्थ निकला? अव्यय का अर्थ होता है जो कभी ना बदले, जिसका रूप ना बदले। जैसे यहां पर जब हम देखते हैं संपूर्ण समस्त पद जो है यथा शक्ति, तो यहां पर यथा पूर्व पद है जो अव्यय है, अर्थात ये कभी नहीं बदलता, इसका रूप वचन लिंग आदि में कभी नहीं बदलेगा। तो यथाशक्ति जो समस्त पद है यह अव्यय बन गया है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा शक्ति के अनुसार। तो अगला भेद है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है, अर्थात जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, दोनों की एक समान विशेषता हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे यहां पर उदाहरण में दिया गया है दिन रात। दिन की भी उतनी ही महत्ता है जितनी की रात की, अर्थात दोनों ही एक समान महत्वपूर्ण है। तो जब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो दिन और रात हो जाएगा। अगला भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, यहां पर पूर्व पद नील और उत्तर पद कंठ, दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो यहां पर भगवान शिव जो अन्य पद है वह महत्वपूर्ण है, नील और कंठ दोनों की कोई महत्ता नहीं है। प्रिय छात्रों, मैंने आपको समास के भेदों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी है। आपके पाठ्यक्रम में तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास को ही शामिल किया गया है, इसलिए अब हम तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के बारे में ही विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से जानते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। प्रिय बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में कारक और उसके विभक्ति चिन्हों के बारे में जान चुके हैं। तो आज तत्पुरुष समास को और विस्तार पूर्वक समझने के लिए मैंने आपके लिए एक रोचक गतिविधि तैयार की है, जिसके माध्यम से हम समास को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। प्रिय बच्चों, तत्पुरुष समास के आगे 6 उपभेद होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले कर्म तत्पुरुष के बारे में समझें। तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। तो अब हम बहुत सरल से उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझेंगे। यहां पर मैंने 2 शब्द लिखे हैं, यश और प्राप्त। यश पूर्व पद है और प्राप्त उत्तर पद है। जब हम इन दोनों पदों का समास बनाएंगे तो समस्त पद बन जाएगा यश प्राप्त। यह समास हो गया और जिसको हम समस्त पद कहते हैं। जब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो बन जाएगा यश को प्राप्त, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं।
हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा में पढ़ा था कि जब हम इसका समास करते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे विग्रह किया तो यश को प्राप्त हो गया, और जब हम यश को प्राप्त का समास करेंगे तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा यश प्राप्त, जो समस्त पद कहलाएगा। इसी प्रकार अगला शब्द देखते हैं, वन गमन। वन पूर्व पद है और गमन उत्तर पद है। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो बन जाएगा वन गमन, और जब इस समस्त पद को हम दोबारा विग्रह करेंगे तो विग्रह बन जाएगा वन को गमन। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है कर्ण तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है से द्वारा। इसके शब्द देखते हैं, रेखा अंकित। अब पूर्व पद रेखा और उत्तर पद अंकित दोनों से मिलाकर समस्त पद बना रेखांकित। अब जब रेखांकित समस्त पद का हमने विग्रह किया तो ये से विभक्ति चिन्ह से बन जाएगा रेखा से अंकित। ठीक है, रेखा से अंकित। ऐसे ही अगला शब्द लेते हैं, रस भरी, जिसका समास किया समस्त पद बन गया रस भरी। जब रस भरी समस्त पद का हमने विग्रह किया तो विग्रह करके शब्द बन गए रस से भरी। तो इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, तुलसी कृत। तुलसी और कृत पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिलाकर समस्त पद बन गया तुलसी कृत, और जब इसका हमने विग्रह किया तो बन गया तुलसी द्वारा कृत। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। अब यहां पर दो शब्द हैं, सत्य और आग्रह। सत्य पूर्व पद है और आग्रह उत्तर पद है। दोनों पदों को मिलाकर समास किया और समास करने के बाद हमारे पास शब्द आया सत्याग्रह, जो समस्त पद बन गया। अब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो क्या बना, सत्य के लिए आग्रह। तो ये हम यहां पर रखेंगे, सत्य के लिए आग्रह। इसी प्रकार अगला शब्द देखते हैं, जेब पूर्व पद और खर्च उत्तर पद, दोनों पदों को मिलाकर समास किया। समास करने के बाद हमारे पास शब्द प्राप्त हुआ जेब खर्च, जो समस्त पद है। इस समस्त पद का विग्रह करने पर क्या हुआ, हमारे पास शब्द बना जेब के लिए खर्च। तत्पुरुष समास का चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है से। से यहां पर अलग होने के भाव को दर्शा रहा है। तो शब्द देखते हैं, धनहीन। यहां पर धन पूर्व पद, हीन उत्तर पद, दोनों पदों को मिलाकर समास करेंगे। समास होकर शब्द बन गया धनहीन। धनहीन समस्त पद कहलाएगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर हमारे पास शब्द प्राप्त होगा धन से हीन। तो इसी प्रकार अगला शब्द देखते हैं, ऋण मुक्त। ऋण पूर्व पद, मुक्त उत्तर पद, दोनों को मिलाकर हमने समास किया। समास करने से हमें शब्द प्राप्त हुआ ऋण मुक्त। ऋण मुक्त समस्त पद कहलाएगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास शब्द आएंगे ऋण
से मुक्त। तत्पुरुष समास का 5वां भेद है संबंध तत्पुरुष, और इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की। तो ये शब्द देखते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्र पूर्व पद है और पति उत्तर पद है। दोनों शब्दों को आपस में मिलाकर, दोनों पदों को जब हमने मिलाया तो समास बना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अब समस्त पद कहलाएगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद हमारे पास क्या शब्द आएंगे? राष्ट्र का पति। तो शब्द बन गए राष्ट्र का पति। तो अगला शब्द देखते हैं। हमारे पास समस्त पद है घुड़ दौड़, जिसमें पूर्व पद घुड़ और दौड़ उत्तर पद है। दोनों को जब मिलाया तो समास बन गया घुड़ दौड़। लेकिन जब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के उपरांत हमारे पास शब्द आएंगे घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। अगला समस्त पद है दीनानाथ। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारे पास शब्द आएंगे दीनों के नाथ। तो यहां पर के विभक्ति चिन्ह लगकर हमारे पास दीनों के नाथ शब्द आएंगे। तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष, जिसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। तो आइए शब्द देखते हैं। कार्य कुशल, पूर्व पद कार्य, उत्तर पद कुशल। दोनों शब्दों के मेल से समास हुआ कार्य कुशल। कार्य कुशल समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद हमारे पास शब्द आएंगे कार्य में कुशल। तो ये में विभक्ति चिन्ह लग गया। जब हम इसका समास करेंगे तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा और शब्द आ जाएगा कार्य कुशल। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है आप बीती। आप पूर्व पद, बीती उत्तर पद, दोनों को मिलाकर समास किया तो समस्त पद हमारे पास आया आप बीती। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर हमारे पास शब्द आएंगे आप पर, आप पर बीती। प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास के बाद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अगला समास है कर्मधारय समास। तो आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तथा जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद अर्थात जो पहले पद आता है और उत्तर पद जो दूसरा पद है, दोनों में विशेषण विशेष्य, मतलब विशेषण जो विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई हो, विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान यानी उपमेय जिसकी तुलना की गई हो, उपमान यानी जिससे तुलना की गई, उपमेय उपमान का संबंध हो तथा जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो अर्थात जो दूसरा पद है वह प्रधान हो, वह कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय
कर्मधारय समास को समझने के लिए मैंने यहाँ पर विशेषण विशेष्य वाले 2 उदाहरण लिए हैं। हमारे पास शब्द है महादेव, जो 2 शब्दों के मेल से बना है, महा और देव। समस्त पद बन गया महादेव। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा महान है जो देव। यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो महान है वह विशेषण है और देव जो है वह विशेष्य है। यहां पर देव की विशेषता बताई गई है कि वो क्या है, वह महान है। तो इसी प्रकार हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है नील गाय। नील पूर्व पद और गाय उत्तर पद, दोनों को समास किया जब तो बन गया नील गाय। इस समस्त पद का जब विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा नीली है जो गाय। अब यहां पर भी देखिए गाय की विशेषता बताई गई है, अतः यहां पर गाय जो है वह विशेष्य है। गाय की विशेषता क्या है कि वह नीली है, अतः यहां पर नीली शब्द जो है वह विशेषण है। तो यहां पर दोनों शब्दों का विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हो गया, अतः यहां पर कर्मधारय समास है। यहां पर विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यहां पर देव की प्रधानता है और दूसरे शब्द में गाय की प्रधानता है। कोई नहीं। तो आइए अब हम उपमान और उपमेय की सहायता से कर्मधारय समास को और समझते हैं। हमारे पास समस्त पद है विद्या धन, तो इसमें विद्या उपमान है और धन उपमेय है। जब हम विद्या धन का विग्रह करते हैं, इस समस्त पद का विग्रह करते हैं, तो हमें शब्द प्राप्त हुए विद्या रूपी धन। तो अगला शब्द है चंद्रमुख। इनमें चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है। जब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो हमें शब्द प्राप्त होंगे चंद्र के समान मुख। उसके बाद हमारे पास शब्द है कमल नयन। कमल नयन में कमल उपमान है और नयन उपमेय है। जब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो हमें फिर शब्द मिलेंगे कमल के समान नयन। प्रिय बच्चों, आशा है आपको मेरी ये पाठ योजना पसंद आई होगी और यह पाठ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली हिंदी कक्षा में किसी नए उप विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।